गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन द लास्ट वीडियो वी कवर्ड दैट हमने यहाँ तक कवर करा था ये कि जो उस समय 1947 के आसपास जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुई थी उनमें से ज़्यादातर जो कंट्रीज़ थी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को चुना रैदर देन डेमोक्रेसी। लेकिन इंडिया में क्या हुआ वो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। द कंडीशंस इन इंडिया वर नॉट वेरी डिफरेंट। इंडिया में जो 1947 के आसपास जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट नहीं थी। पूरे देश में दंगे हो रहे थे, रिलीजियस राइट्स हो रही थी। हाँ, और इकोनॉमी जो थी वो बहुत नीचे थी, इकोनॉमी का स्तर बहुत नीचे था। हाँ, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, भुखमरी थी। अभी 4 साल पहले ही 1943 में 1943 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था। हाँ, और बहुत गरीबी थी, कोई प्लान डेवलपमेंट का कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही थी। और देश अलग अलग रियासतों में बटा था, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बटा था, उनको एक करना था। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, राज्यों का पुनर्गठन करना था। तो ये सब जो चीज़ें थी, ये सब जो चीज़ें थी वो और सब देशों में भी थी और भारत में भी थी। और सब देशों में इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने सोचा कि अभी हम डेमोक्रेसी नहीं चुनेंगे, क्योंकि अगर अभी हम डेमोक्रेसी चुनेंगे तो क्या होगा, जो रिलीजियस राइट्स हैं इनको और, क्योंकि रिलीजियस राइट्स हैं, ये जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे जो लोग रिलीजियस राइट्स करते हैं तो और धक्के की ये जो आ गए। तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हम अभी डेमोक्रेसी नहीं चूज़ करेंगे, हम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ। लेकिन जो भारत के जो नेतागढ़ थे, उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, हम एक अलग तरीके से एक थोड़ा डिफ़िकल्ट रूट लेंगे। एनी अदर पार्ट would have been surprising for our freedom struggle, वॉज डीपली कमिटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कोई अगर हम लोग पाथ चूज़ करते, कोई और अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हम लोग चूज़ करते तो वो गलत होता और वो एकदम सरप्राइजिंग होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो क्या था, उसमें डेमोक्रेसी के आइडियल्स के ऊपर वो आधारित था, बेस्ड था। डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स होते हैं, मतलब कि लोगों का जो तंत्र होना चाहिए, लोगों का राज होना चाहिए, उसके आइडियल्स पे बेस्ड था हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। तो अगर हम लोग कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ करते तो हमारे लिए एकदम सरप्राइजिंग होता, क्योंकि हमारे जो आइडियल्स जिन पे हमने फ्रीडम स्ट्रगल करा, जिससे हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई, अगर हम लोग उन्हीं आइडियल्स को हम लोग पीछे छोड़ देते तो हम लोग की जो मोरल कन्विक्शन है वो हमारी वो कमज़ोर पड़ जाती। आवर लीडर्स वो कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिकल रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन डेमोक्रेसी। हमारे जो नेतागढ़ थे वो बहुत अच्छे से जानते थे। नेतागढ़ का मतलब यहाँ कौन कौन, नेतागढ़ मतलब यहाँ 1947 के समय जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी और जो उस समय एक चमकते सितारे के रूप में भारत की जनता के सामने आए थे और उस समय राजनीति में कदम रख रहे थे, भारत की राजनीति में, मतलब कि वो चुनावी राजनीति में जो कदम रख रहे थे, राजनीति में तो उन्होंने कदम रखा ही था जब वो अंग्रेज से लड़ने आए थे, ये चुनावी राजनीति की बात है। तो इनमें कौन कौन से थे? इनमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृत कौर, और भी बहुत सारे हैं, JB कृपलानी हैं, और वो रफ़ी अहमद किदवई हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो ये अच्छे जानते थे कि हमारा जो पॉलिटिक्स है उसका किसी भी डेमोक्रेसी में, राजनीति जो है उसका किसी भी लोकतंत्र में बहुत क्रिटिकल रोल होता है। दे डिड नॉट सी पॉलिटिक्स एज अ प्रॉब्लम। उन्होंने पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उन्होंने इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के रूप में देखा। एवरी सोसाइटी नीड्स टू डिसाइड हाउ इट विल गवर्न एंड रेगुलेट इटसेल्फ। हर समाज का ये अधिकार होता है और हर समाज की ज़रूरत होती है कि उसको ये अधिकार दिया जाए कि कैसे अपने आप को चलाएगी और कैसे अपने आप को गवर्न करेगी। इसीलिए डेमोक्रेसी ज़रूरी है। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट पॉलिसी अल्टरनेटिव्स टू चूज़ फ्रॉम। बहुत सारे में से अल्टरनेटिव हमारे सामने होते हैं जिससे हम चूज़ कर सकते हैं डेमोक्रेसी में। जैसे हमारे पास अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग लीडर्स होते हैं जिनको हम लोग चूज़ करके अपनी डेमोक्रेसी को मजबूत कर सकते हैं और अपने समाज के लिए बेहतर काम करवा सकते हैं जिनसे। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स विद डिफरेंट एंड कन्फ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस। उस समय बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स थे जिनमें अलग अलग एस्पिरेशंस थी, आज भी हैं, उस समय भी थे। मतलब कि अलग एस्पिरेशंस, मतलब कि अलग अलग भारत को देखने का अलग नज़रिया, कि वो अपना एक, जैसे वहाँ कुछ लोग थे, कुछ ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि पंजाब ना हो, खालिस्तान बन जाए। हम कुछ ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि कश्मीर जो है वो भारत से अलग हो जाए, पाकिस्तान में जुड़ जाए। कुछ ग्रुप्स चाहते थे कि कश्मीर भारत पाकिस्तान दोनों से अलग हो जाए, एक अलग देश बन जाए।
ऐसे अलग साउथ इंडिया, कुछ लोग चाहते थे कि साउथ इंडिया जो है पूरा अलग हो जाए भारत से, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे। हाउ डू वी रिजॉल्व दीज डिफरेंसेस? अब इतने सारे जो डिफरेंसेस है, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनकी अलग अलग कंफ्लिक्टिंग एस्पिरेशंस हैं, उनको हम लोग रिजॉल्व कैसे करेंगे? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज़ एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो इसका आंसर है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसके बारे में हमने 9th और 10th में पढ़ा है, वही डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की यहाँ बात हो रही है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब एक ऐसी पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेसी पे आधारित हो, जिसमें सारी चीज़ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के उस पर हों। वाइल कॉम्पिटिशन एंड पावर आर द टू मोस्ट विजिबल थिंग्स अबाउट पॉलिटिक्स। ये बहुत कड़वा सच है कि जो पॉलिटिक्स है, इट इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिशन एंड पावर। द वन हु विन्स द कॉम्पिटिशन एंड गेन्स पावर holds the power of politics. The purpose of political activity is and should be deciding and pursuing public interest. This is the route our leaders decided to take. अब उस समय और आज भी हमेशा से क्या है, पॉलिटिक्स जो है वो कॉम्पिटिशन में पावर ही रहा है। लेकिन हमारे लीडर्स ने क्या सोचा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसका मतलब होना चाहिए कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, और इसीलिए यही रूट हमारे लीडर्स ने सोचा कि हम लोग यही लेंगे। लास्ट ईयर यू स्टडीड हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड। पिछले साल आपने पढ़ा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ड्राफ्ट हुआ था। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एट वर्क जो किताब हमने पढ़ी थी उसके बारे में ही बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे ड्राफ्ट हुआ था, कितने बड़ी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी थी, उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग जो विचार थे, उन्होंने कैसे उन विचारों ने हमारे संविधान को शेप किया, तो हमने पढ़ा था। यू विल रिमेंबर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन was adopted on 26 November 1949 and signed on 24 January 1950 and it came into effect on 26 January 1950। आपने पढ़ा होगा कि जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को साइन हो गया था। मतलब संविधान सभा के जितने भी लोग थे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। कब? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था, साइन नहीं करा था, अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट मतलब कि उन्होंने उसको अंगीकृत कर लिया था। अब वो उन्होंने उसको मान लिया था, उसके जितने भी रूल्स थे उसको उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। कौन? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। कब? 26 नवंबर 1949। साइन कब हुआ था? मैंने गलत बोल दिया था, साइन हुआ था 24 जनवरी 1950। और इसको पूरे देश में कब इफेक्ट में लाया गया? 26 जनवरी 1950। एट दैट टाइम द कंट्री वॉज बीइंग रूल्ड बाय एन एंटरिंग गवर्नमेंट। उस समय जो कंट्री है वो एक अंतरिम सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी। वो अंतरिम सरकार जो थी वो 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप के अंदर बनाई गई थी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैड इट वॉज नॉट नेसेसरी टू इंस्टॉल द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब वो जो इंतरिम गवर्नमेंट थी उसने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, उसका यही काम था। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पूरा देश रिपब्लिक बन गया। तो जो रिपब्लिक बन गया, रिपब्लिक का मतलब होता है कि पूरे देश का जो सबसे बड़ा हेड हो वो क्या हो, वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन हो। तो इसीलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैड लेट डाउन द रूल्स, नाउ द मशीन हैड टू बी पुट इन प्लेस। कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे रूल्स पुट कर दिए थे कि कैसे डेमोक्रेसी इंश्योर होगी, कैसे इलेक्शंस होंगे, ये सब जो रूल्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पुट कर दिए थे। अब क्या करना था? अब हमें मशीन को पुट करना था प्लेस। मशीन मतलब कि अब हम हमारी जो मशीनरी थी उसको चालू करना था। अब हमको सारे जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए उन रूल्स को असली में प्रयोग में लाना था। इनिशियली इट वॉज थॉट दैट दिस वॉज ओनली अ मैटर ऑफ अ फ्यू मंथ्स। शुरू में सोचा गया था कि कुछ ही महीनों का काम है, हम लोग पूरे देश में जितने भी लोग हैं उनकी लिस्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्शन करवा देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो आएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, वो अपना क्या बोलते हैं सिंबल उनको देगा इलेक्शन कमीशन, और फिर वो सिंबल लेंगी, फिर अपना वो करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1950। जनवरी 1950 मतलब जब रिपब्लिक बना देश, उसी समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। सुकुमार सेन बिकेम द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर। सुकुमार सेन जो थे वो पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं या CEC कहते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर एक्सेप्टेड सम टाइम इन 1950। कंट्री के जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे वो 1950 में शुरू हुए थे। शुरू होने का सोचा गया था, हो ही नहीं थे। लीडर्स ने सोचा था कि 1950 के क्या बोलते हैं शुरू हो जाएगा 1950 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
थोड़ा हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 25 नवंबर 1949 को, मतलब 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा। उसके एक दिन पहले ये दिया गया था ये स्पीच। उस स्पीच का ये थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, अब एक दिन पहले दिया गया है सभा के ख़त्म होने के, इसलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन इंडिया हीरो वर्शिप plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country. But in politics, hero worship is a sure road to degradation and eventual dictatorship. अब बहुत अच्छा ये कोट है। उन्होंने बोला था कि जो हीरो वर्शिप क्या कि हम लोग किसी भी नेता को, हाँ, किसी भी नेता को हम लोग क्या मान लेते हैं कि भगवान है, ये हमको आगे जाएगा। जैसे जब गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने जब अपना फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करा था तो लोग उनको राम बोलने लगे थे कि राम के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं, हाँ, ये सब हमको कहने लगे थे। ऐसा कह के उनको भगवान से कंपेयर किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। किसी भी नेता को नायक नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि जब कोई नायक किसी नेता को बना दिया जाता है, जैसे मान लिया जाता है कि ये बहुत अच्छा नेता है, इसके साथ कोई है ही नहीं, और जब इसके साथ कोई है ही नहीं तो फिर यही रूल करेगा ना, वो मान लेगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, जनता ने भी मान लिया है, तो अब मैं डिक्टेटरशिप यहाँ ला सकता हूँ, तानाशाही आ जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। जब डेमोक्रेसी खत्म होती है तो जो अच्छे नेता होते हैं वो भी अपनी लेजिटिमिटी खो देते हैं और वो भी बुरे नेता बन जाते हैं। इसीलिए जो हीरो वर्शिप है वो नहीं होनी चाहिए किसी वक्त में। जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो मोदी जी हैं उनको उनकी हीरो वर्शिप बहुत होती है। उनको बोला जाता है कि राम के अवतार हैं, राम यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे, यशस्वी मतलब कि हमेशा विजयी होंगे। ऐसा नहीं होता विजयी होंगे, ऐसा तो कह दिए कि अभी हार ही नहीं सकते, और डिक्टेटरशिप ला देंगे आप बोलो, नहीं ऐसा नहीं। अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी नायक पूजा नहीं होनी चाहिए, हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, उनको नायक नहीं मान लेना है। उनका काम है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं ठीक है, उनका काम है, बुरा काम कर रहे हैं तो उनको उस पद से हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए। अगर हीरो वर्शिप होगी तो इट इज़ अ श्योर रोड टू डिग्रेडेशन एंड इवेंचुअल डिक्टेटरशिप। But the election commission discovered that it was not going to be easy to hold a free and fair election in a country of India's size. अब सोचा क्या था कि 1950 में पहले जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को बाद में पता चला कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन करा जाए, वो भी एक ऐसी कंट्री में जो भारत जितनी बड़ी है। होल्डिंग इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। एक इलेक्शन होल्ड करने के लिए हमें पहले डिलिमिटेशन करना चाहिए। डिलिमिटेशन मतलब कि और ड्राइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब कि जो अलग अलग पूरे देश में जो अलग अलग ज़िले हैं, उन ज़िलों को हटा के हमें क्या करना है, हमें पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग एरियाज़ बनाने हैं, सच दैट हर एक एरिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन हो वो थोड़ी मोड़ी सिमिलर हो, मतलब नंबर से थोड़ी मोड़ी ही पीछे हो। ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख लोग हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख लोग हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, 10 लाख लोगों ने एक लीडर को सिलेक्ट करा, यहाँ 1 लाख लोगों ने एक लीडर को सिलेक्ट करा, तो वहाँ जो वोट वन जो होता नहीं हमारा वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये वाली जो हमारी विचारधारा है, हमारी जो अवधारणा है, ये गलत हो जाएगी लोकतंत्र में। इसीलिए सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें इक्वल पॉपुलेशन में उनको बांटा जाता है, ओके। इसीलिए हम देख सकते हैं कि यूपी में जो है वो 80 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जनरल इलेक्शन की, जबकि सिक्किम जो है वो वहाँ कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी 10 से कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ। तो इस क्यों ऐसा है, क्योंकि यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, सिक्किम में कम पॉपुलेशन है। तो इस यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए वो पॉपुलेशन क्या करे, उस पॉपुलेशन से जो लीडर्स हैं वो अलग अलग ना हो जाए, इसलिए क्या करा जाता है कि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में यूपी को बांट दिया जाता है। It also required preparing the electoral rolls or the list of all the citizens eligible to vote. Electoral rolls क्या होता है, एक लिस्ट होता है उन सभी सिटीजन्स का जो वोट करने के लिए एलिजिबल हो, और उस समय ये वोटिंग जो एज थी वो क्या थी, 21 ईयर्स से उससे अबो थी। बहुत दीज टास्क टू लॉट ऑफ टाइम, और उस समय ये दोनों टास्क बहुत लंबा समय लिए। क्यों? व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द रूल्स वाज पब्लिश्ड इट वाज डिस्कवर्ड दैट द नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट। अब उस समय जो औरतें थीं उनका नाम तो होता था, लेकिन वो अपना नाम बताती नहीं थी, क्योंकि उस समय औरतों को बहुत दमित थी, बहुत शोषित थी औरतें, समाज के बहुत उनको समाज को बहुत नीचा तबका उनको बना दिया गया था। फिर घर में रहती थी, घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए उनका नाम भी लोग नहीं बुलाते थे, उनको किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माँ
ऐसे उनको बुलाया जाता था। किसी की सास, देखिए, दे वर सिंपली लिस्टेड एज वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। द इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज एंट्रीज एंड ऑर्डर्ड अ रिवीजन इफ पॉसिबल एंड डिलीशन इफ नेसेसरी। इलेक्शन कमीशन ने बोला नहीं, ऐसे तो हम लोग नहीं मान सकते वाइफ ऑफ डॉटर ऑफ, तो इससे इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है उसका कैसे पता चलेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बोला नहीं, हमें इन सब एंट्रीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम फिर से एक रिवीजन ऑर्डर करते हैं और जितनी भी जो चीज़ें हैं इनको डिलीट कर दीजिए।